नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिज़ल्ट आए और रिज़ल्ट बहुत शानदार आए, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के शेयर ने कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो क्या ये इस कारण से है कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसमें कुछ चिंताजनक बातें हैं? तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे और कंपनी के मैनेजमेंट का इन रिजल्ट्स के बारे में और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहना है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस मूलतः करती क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है वो एक ऑफशूट है या बजाज फाइनेंस में से निकला हुआ एक पार्ट है, जिसका भी रिसेंटली आईपीओ भी आया था। और ये जो काम करती है ना, वो हाउसिंग लोन देने का काम करती है। तो एक जनरलाइज बात है कि ये हाउसिंग लोन देने के काम करती है, लेकिन उसमें कई अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये कि ये लार्जेस्ट नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब इसका क्या मतलब हुआ? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब होम लोन देती है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग का मतलब क्या है कि पब्लिक से ये पैसा नहीं लेती है। पब्लिक से, जैसे आप और हमसे, जैसे कोई हाउसिंग फाइनेंस की एफडी, जैसे एचडीएफसी की एफडीज जो है ना, फिक्स डिपॉजिट्स, वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ये क्या करती है कि अपना जो पैसा है ना, वो या तो खुद की इक्विटी से और नहीं तो जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस है ना, वहाँ से ये पैसा लेती है। पब्लिक से डायरेक्टली कोई पैसा ये नहीं लेती है। अब क्या है कि इनके बेसिकली 4 सेगमेंट है जिसमें ये काम करते हैं। तो पहला हुआ होम लोन, जो एक आप और हम एक इंडिविजुअल होम लोन लेते हैं। उसमें इनका जो फोकस है, ये चीज़ एक्चुअली आपको समझने की है बात, कि ये जो फोकस जिन पे करते हैं ना, उससे इनके प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो रिटेल वाले हैं, जो जो होम लोन वाले हैं, जैसे किसी को घर बनाना है या किसी को घर का एक मंजिल और चढ़ानी है, तो वो इनके पास जाके लोन ले सकते हैं। तो ये जिनको लोन देते हैं उसमें 3 कैटेगरी है। पहली चीज़, ये सैलरी वाले जो है ना, केवल 15 लाख और अबव, तो ये इनका एक टारगेट सेगमेंट है। तो ये जो सेगमेंट है इसको प्राइम सेगमेंट बोलते हैं। दूसरा सेगमेंट है वो थोड़े कम इनकम वाले, जिनको नियर प्राइम बोलते हैं। और एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, तो वो जो है वो थोड़ा सा और कम वाले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप किसी को उधार देते हैं, तो कोई बहुत ही बढ़िया पेमेंट करने वाला है, तो अपने आसपास जैसे अपन किसी को उधार देते हैं, तो जो बहुत ही बढ़िया पेमेंट वाला इज्जतदार आदमी है, और आप ये देखिए कि कभी उसका कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, तो आप उसको क्या करेंगे कि यार चलो यार पैसा तो सुरक्षित रहेगा, थोड़ा सा कम भी अगर ये मांग रहा है ना तो इसको दे दो। तो वो प्राइम कस्टमर है। एक दूसरा होगा, वो उतना बढ़िया नहीं होता है। कई बार हो सकता है उसकी नीयत सही हो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो कई एक बार डिफ़ॉल्ट कर देता है, थोड़ा लेट कर देता है, पैसा पूरा दे देता है आपको। तो उस पर आप क्या करते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्याज चार्ज करते हो। और एक होता है वो बिल्कुल नीचे की वाली कैटेगरी, जिसमें आप पता है यार ये पता नहीं देगा कि नहीं देगा, कभी गांव चला जाएगा, कभी कुछ इधर हो जाएगा, ऐसे इनकम का सोर्स उतना ज़्यादा है नहीं है। ठीक है आदमी, लेकिन क्या है इनकम इसकी फ्लक्चुएटिंग है, तो उसको क्या है आप थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे आप लोन देते हो या कर्जा देते हो। ये बात हुई होम लोन की। तो ये एक तो होम लोन देते हैं, उसके तो मैंने आपको कैटेगरी बता दी। इस बात का इसलिए ध्यान रखना है कि जो मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री की है ना, वो एक्चुअली इसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे की है। और यही होम लोन वाला जो सेगमेंट है ना, इनके लोन का सबसे बड़ा, इनका जो पोर्टफोलियो, लोन का पोर्टफोलियो, उसमें सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। तो फिर ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं। कमर्शियल लोन्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बिज़नेस के लिए चाहिए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देगा और बिज़नेस के लिए लोन ले लेगा। ठीक है, तीसरा है लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। आपने मान लीजिए कोई कमर्शियल किसी मॉल में कोई दुकान ले रखी, मॉल में या कहीं भी, ठीक है, अब वो आपने किराए पे चढ़ा दी, किराए, अब उससे जो किराया आता है ना, उस किराए के अगेंस्ट में आप इनसे कहोगे जो किराया है ना,
मतलब बजाज हाउसिंग वालों से आप ये कहोगे कि यार मैंने ये दुकान किराए पे ले ली, ठीक है, किराए पे चढ़ा दी, अब इससे जो किराया है ना ये तुम ले लेना, है ना, और मेरी जो खरीदने की कॉस्ट है इसको, है ना, उसको तुम फंड कर दो, तो वो जो किराया आएगा उससे तुम्हारी किस्तें निकाल लेना। तो ये लीज रेंटल डिस्काउंटिंग हुई। फिर होता है एक डेवलपर फाइनेंस। तो ये डेवलपर फाइनेंस भी करते हैं बड़े बड़े बिल्डर जो होते हैं ना, अब इनको भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, ये इनसे इनके पास जाते हैं और इनसे लोन ले लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा ल्यूक्रेटिव सेगमेंट है ना वो होम लोन वाला है। तो वो जो है इनका 56%, 56% उसका जो लोन का जो टोटल लोन है, जैसे 100 रुपये इन्होंने टोटल लोन दे रखा है, उसमें 56 रुपये 56 जो है वो इन्होंने होम लोन वालों को दे रखा है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वालों को वाले जो लोग हैं वो 11% हैं। फिर टोटल अमाउंट का 100 रुपये का 19 रुपये इन्होंने लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में दे रखे हैं, और डेवलपर फाइनेंस में 12.5 रुपीज़ दे रखे हैं और अदर्स में 1.5। तो ये इनका टोटल जो 100 रुपये अगर उन्होंने लोन दिया तो इस तरीके से ये लोन डिवाइडेड है। अब जो इनका जो अभी रिज़ल्ट आया उसमें जो इनकी, देखिए इसमें होता क्या है, आप एक दुकान समझिए आप, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि एक 100 रुपये में चीज़ लाते हैं, ठीक है, और उसको 110 रुपये में बेच देते हैं, तो 10 रुपये आपका मुनाफा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो रुपया देना है और रुपया ही लेना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कम रेट पे रुपया लेते हो और ज़्यादा रेट पे आप देते हो, ठीक है। अब मान लीजिए दुकानदारी में आपका अगर बाज़ार में कंपटीशन हो गया, तो आप 100 रुपये की चीज़ पहले 110 रुपये में बेचते थे, आप कितने में बेचोगे, अब 109 में बेचोगे, 108 में बेचोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि इस बार जो इनके रिजल्ट आए उसमें जो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था, मतलब ये उधार जहाँ से लेके आते हैं, जैसे मैंने बताया ना, आप इंस्टीट्यूशन से उधार लेके आते हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है ये। तो जो इंस्टीट्यूशन से ये उधार लेके आए, मान लीजिए वो 10% पे लेके आए, और आगे जो इन्होंने दिया, ठीक है, वो मान लीजिए 12% पे दिया। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, इसको ग्रॉस यील्ड बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में मत जाइए। तो बात ये है कि अभी इस बार क्या हुआ है कि इनका ये जो डिफरेंस है ना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का, और जिस रेट पे उन्होंने उधार दिया आगे, वो 0.1% कम हो गई। अब आप कहेंगे ये 0.1% का क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो देखिए जब ये हज़ारों करोड़ की बात आती है ना, तो ये 0.1% बहुत खतरनाक जो है ना काम करता है। तो इसलिए इसको आप लाइटली मत लीजिए कि भाई ये 0.1 है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो यहाँ पर हज़ारों करोड़ में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट आती है ये। तो प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिट स्क्वीज़ होने लगता है। हालांकि इनका प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। अब वो पोर्टफोलियो जब बढ़ जाता है, जैसे पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़ गया तो पुराने सालों के कंपैरिजन में आपकी चाहे यील्ड कम हो रही है, ठीक है, लेकिन टोटल अमाउंट जो है ना वो बढ़ा हुआ है। जैसे आपने मार्जिन कम कर लिया, आपने 108 रुपये 100 रुपये में सामान लाए और 108 में बेच दिया, लेकिन आपने लार्ज क्वांटिटी बेच दी, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट है ना वो ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी तरीके का इनका जो है टोटल प्रॉफिट तो इनका बढ़ा है, लेकिन जो यील्ड है, जो गैप है, वो एक्चुअली कम हो गया है। अब जो इनकी जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो वो 31% बढ़ गई है पिछले, जो जैसे इस बार Q4 के रिजल्ट थे, Q4 25 के रिजल्ट थे, और जो Q4 24 था यानी पिछला अप्रैल 2024, ठीक है, वहाँ पर मार्च 2024 के जो रिजल्ट थे वहाँ पर उसके कंपैरिजन में इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ना, मतलब इनकम टोटल पैसा आपने कितना दिया, जहाँ से उधार लाए वहाँ टोटल पैसा कितने दिया और आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 31% एक साल में इनका बढ़ गया, तो 823 करोड़ का इनका प्रॉफिट आ गया। फिर दूसरा जो इसमें NBFC में देखा जाता है ना, वो ये देखा जाता है कि आपके जैसे आपने दुकान कर रहे हैं तो उधारी है, उधारी डूबती है ना कुछ उधारी डूबती है। तो ऐसे जब ये लोन देते हैं तो सारे लोन आपके पास वापस नहीं आते। तो अगर कोई भी लोन 90 दिन तक किसी का या तो आप मूल नहीं चुकाओ, यानी प्रिंसिपल आप पेमेंट नहीं करो, ठीक है, जिसको आपने लैंड किया, जिसको आपने उधार दिया, उसने अगर 90 दिन तक आपको पेमेंट नहीं किया, चाहे इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का, तो वो उसको NPA मान लेते हैं। तो वो जो NPA है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये उधार दिए,
उसमें से 5 लोग ऐसे थे या 5 रुपये ऐसे थे जो आपके पास वापस नहीं आए। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो ये जो 5% है ना, ये आपका ग्रॉस एनपीए हो गया। इसको ग्रॉस एनपीए बोलते हैं, मतलब टोटल में से कितने एनपीए हो गए। अब जब आप एनपीए हो गए तो ये रेगुलेशंस हैं या ये एक अकाउंटिंग की प्रैक्टिस है कि साहब आप इसको जो है ना अपने कॉस्ट में से, मतलब आप रॉ मटेरियल है ना, तो आपको लॉस हो गया, तो आप क्या करो, अपने लोन में से, जो लोन आपने 100 रुपये के दिए थे ना, उसमें से आप माइनस कर दो इसको, ठीक है। तो और आपके एनपीएस भी उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। जब मेरा लोन ही मैंने ये मान लिया तो डूब गया, तो नॉन एनपीए का मतलब ही कुछ नहीं हुआ। तो मान लीजिए 1 रुपया, वो 5 रुपये डूबे थे ना आपके, जो 5 रुपये में से 5 रुपये जो है 90 दिन तक नहीं आए, कुछ आ भी सकता है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा भाई ऐसा है, 1 रुपया शायद ऐसा लगता है कि 1 रुपया नहीं आएगा, बाकी 4 रुपये तो शायद वापस आ जाएंगे। तो 5 में से 1, वो तो आपने कह दिया यार ये तो गया पूरा, तो 4 हो गए, ठीक है। और 100 में से जो टोटल लोन आपका 100 का था, ठीक है, उसमें से भी आपने 1 माइनस कर दिया, तो 4 डिवाइडेड बाई 99, ये जो परसेंटेज आएगी ये नेट एनपी हो गया। मतलब मैंने प्रोविज़न कर दिया, मैंने मेरी जेब से भुगत लिया उसको, तो ये नेट एनपी। तो इनके काफ़ी कम हैं ये, जैसे ग्रॉस एनपीए इनके हैं 0.29%, ठीक है। तो 100 रुपये का अगर इन्होंने लोन दिया है तो ग्रॉस एनपीए जो हैं वो केवल 29 पैसे हैं, और जो नेट एनपीए है वो 100 रुपये में से केवल 11 ही पैसे हैं। 100 रुपये अगर उधार दिया तो केवल 11 पैसे हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाली है। क्योंकि ये चीज़ इसलिए देखना आवश्यक है क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी जेब से जा रहा है वो, आपने जिससे उधार लिया उसको तो आपको चुकाना ही चुकाना है, और आप जो अपना प्रॉफिट है ना और अपनी इक्विटी है उसमें से ये सब चीज़ें माइनस करते हो। तो इसलिए अब बात ये है कि ये इन्होंने, मैनेजमेंट ने ऐसा क्या कहा जो थोड़ा सा चिंता का विषय। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जैसे इंटरेस्ट रेट कट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, बाज़ार में कंपटीशन बहुत है। तो जैसे बाज़ार में कंपटीशन होता है वैसे आपको, जैसे मान लीजिए 0.75 ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 0.75% आरबीआई रेट कट करेगा। तो जब 0.75 आरबीआई कट करेगा तो उनको करीब करीब 0.4 जो है ना वो तो ग्राहक को दे देनी पड़ी। ग्राहक कहेगा, दूसरे कहेंगे कि भाई मेरे से ले जा सस्ते में। तो जब कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो वो ग्राहक को तो इनको 0.4 जो है ना पास ऑन करना पड़ेगा। और जहाँ से ये उधार लेके आएंगे वहाँ से इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 0.75 अगर रेट कट हुई तो इनको जो उधार लेके आएंगे ना वो 0.75 माइनस करके नहीं देगा, वो हो सकता है कि वो 0.4 ही दे। तो इन दोनों के जो बीच का जो गैप है ना, यानी जो उधार जहाँ से लेके आएंगे ना वो तो इतना माइनस करेगा नहीं, और जहाँ इनको देना है वहाँ पर इनको माइनस करना है। समझ गए आप? तो वो जो पूरा गैप है ना वो इन्होंने एस्टिमेट किया है कि वो करीब करीब हमारे पास 0.1% वापस होने वाला है, और 0.1% का हमको लॉस होने वाला अगर आरबीआई रेट कट करती है 0.75% से। तो इन्होंने क्या कहा, अब ये सुनने वाली बात है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि ये जो देते हैं ना वो टॉप क्लास को देते हैं, यानी प्राइम, इनका जो फोकस है ना वो प्राइम कस्टमर के ऊपर है। अब प्राइम कस्टमर को तो आप ब्याज की दर उतनी रखते नहीं हैं, तो वहाँ तो कम रखते हैं आप। तो इन्होंने ये कहा कि साहब अब हमारा जो ये फोकस है ना, हमारा फोकस नियर प्राइम और अफोर्डेबल, यानी कि सेकंड बेस्ट और जो थर्ड बेस्ट कैटेगरी है ना वहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप हायर रेट पे देते हो। जब आप हायर रेट पे दोगे, कंपैरेटिवली हायर रेट पे दोगे, तो आपका जो मार्जिन घटने वाला था, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें जो आपका मार्जिन घटने वाला था, क्योंकि आप पास ऑन जो है वो ज़्यादा कर रहे थे और आपकी रेट ऑफ बोरोइंग जो है वो इतनी हो नहीं रही थी, कम। तो ये जो बीच का गैप जो आपका कम हो रहा था उनको ये ऐसे बढ़ाएंगे कि ये जो सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट कैटेगरी को केटर करेंगे, वहाँ ज़्यादा लोन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
जब आप हायर वाले को दोगे, जैसे आपने सेकंड बेस्ट को दे दिया और आपने थर्ड बेस्ट को के ऊपर फोकस कर दिया, इंटरेस्ट तो बिल्कुल सही बात है कि आपको इंटरेस्ट इनकम तो ज़्यादा होने वाली है, लेकिन उसके साथ आपके एनपीए भी बढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट का क्राइटेरिया ये है कि वो उतने अच्छे बोरोवर नहीं होते हैं। और ये एक बैंक के लिए या किसी एनबीएफसी के लिए, किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जो आने वाले क्वार्टर है ना, उसमें आपको इनके एनपीएस जो है ना, और इनका जो लोन डिसबर्समेंट है, किसको, नियर प्राइम वाले को और सब जो आपके अफोर्डेबल हाउसिंग वाले को, उस कैटेगरी में किस तरीके से इनकी लोन बुक चल रही है और कितने इनके एनपी हो रहे हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और शायद इसीलिए ही इनके रिजल्ट आने के बावजूद, अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी, जब मैनेजमेंट की ये कमेंट्री आई तो बाज़ार को ये लगने लगा या इंस्टीट्यूशंस को ये लगने लगा कि शायद इनकी जो लोन बुक है ना, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। जब एनपीए बढ़ते हैं तो उसको ये बोलते हैं कि उसकी लोन बुक की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। और इसीलिए शायद अभी 2-3 दिन होने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या अक्सर जैसा मूवमेंट आना चाहिए वैसा, क्योंकि बाज़ार तेज़ी में, तो जैसा मूवमेंट बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। तो आप कृपया इस बात का ध्यान रखें कि इनकी लोन बुक किस तरह की चल रही है। आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उनमें हम इस तरह की टर्म्स का और भी जिक्र करेंगे। फाइनेंशियल जो जितने एनबीएफसी या बैंक्स के, उसमें हम जिक्र करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, या फिर आप जो है अगले वीडियोस का इंतज़ार करें, वहाँ पे धीरे धीरे सब चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने केमिकल सेक्टर्स का वीडियो बनाया, तो केमिकल सेक्टर में आप में से जो रेगुलर देख रहे हैं तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि भाई बल्क केमिकल क्या होता है और फाइन केमिकल क्या होता है, या स्पेशलिटी केमिकल क्या होता है, या परफॉर्मेंस केमिकल क्या होता है, और ये जो है क्रूड के डेरिवेटिव्स हैं। और इसमें इन चीज़ों में वर्किंग कैपिटल, जो ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये स्पेसिफिकली जो हैं वो किसी इंडस्ट्री को केटर करती हैं और वर्किंग कैपिटल हैवी होती हैं ये। तो ये 4-5 चीज़ें आपको मोटा मोटा आइडिया लगा होगा। इसी तरह से जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी हम लगातार जब हम जिक्र करेंगे और आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो सारी टर्म्स इसमें जो हैं टेक्निकल टर्म्स जो आपको बैंकिंग की अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, वो आपको सारी समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कुछ जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख भी सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, जितनी भी शेयर्स की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस वीडियो में, वहाँ पर मेरी कोई खरीद या बेच की राय नहीं है। कृपया करके अपना ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। तो अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पीस गुरुजी ने पूछा है रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बारे में। तो देखिए, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है इसका और अलग तरह का हॉस्पिटल है, साउथ बेस हॉस्पिटल है। और ये जो है एक हॉस्पिटल चेन है जो केवल बच्चों की हेल्थ केयर पे फोकस करता है, केवल बच्चों से रिलेटेड, बच्चे और माँ जो है ना, मैटरनिटी केयर, और ये बच्चे से छोटे बच्चों की केयर। जो इस हॉस्पिटल चेन की जो स्थापना है वो 1999 में एक डॉक्टर रमेश कांचरला करके सज्जन थे, तो ये बल्कि हैं, उन्होंने की थी। तो वो जो हैं बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड था वो तो एग्रीकल्चरिस्ट का बैकग्राउंड था, मतलब वो उनके जो पेरेंट्स थे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में थे और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन ये मेडिकल फील्ड में आए, फिर ये अपने एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट करने के बाद यूके के यानी ब्रिटेन के कुछ हॉस्पिटल्स में जो चिल्ड्रन फोकस थे, जो बच्चों की बीमारी से रिलेटेड जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल थे, उनमें उन्होंने काम किया। और वहाँ पर जो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मतलब बच्चों की पेट से संबंधित बीमारी और लीवर से संबंधित बीमारी जो है ना, उनका गहन अध्ययन किया। और फिर ये जब भारत लौटे तो वहाँ भारत में इन्होंने जो एक हॉस्पिटल चेन की स्थापना की, बच्चों पे फोकस, जैसे ब्रिटेन में थी वैसे। और इसमें ब्रिटेन की एक कंपनी है, ये एक ब्रिटेन का एक इन्वेस्टर है, तो उसने भी काफ़ी इसमें से इनिशियल स्टेजेस में इसमें पैसा लगाया। तो ये जो है ये भारत में 1999 में पहली बार स्टैंड अलोन पीडियाट्रिक केयर का कंसेप्ट लाए, यानी कि बच्चों पे फोकस हॉस्पिटल।
और कोई बड़े बड़े या कुछ और किसी के लिए यहाँ केयर नहीं है, मतलब उनके लिए ये हॉस्पिटल बना हुआ नहीं है। अब बात ये करते हैं कि ये हॉस्पिटल चेन जो है ये कितनी सिटीज़ हैं। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखें कि ये जो हॉस्पिटल है ये साउथ फोकस्ड है, और हालांकि इनका जो एक इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी दिल्ली में भी खुल गए हैं, लेकिन इनके हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई और दिल्ली। तो दिल्ली का मैंने आपको बता दिया। तो बाकी ये जो हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और चेन्नई, यहाँ पर इनके हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स भी हैं। तो क्लिनिक्स क्या है भाई, आपको बच्चे को दिखाना है तो ओपीडी जैसी होती है हॉस्पिटल में, आप जाओ मॉर्निंग इवनिंग, पूरे दिन जैसे खुली रहती। आपको कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ है तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप बच्चे को डॉक्टर को दिखाओ और फीस दे के आप वापस आ जाओ। तो इनके जो हैं टोटल 19 जो है 19, तो कुल मिला के 19 इनके हॉस्पिटल्स हैं और ऐसे 5 क्लिनिक्स हैं। इनकी जो बेड की कैपेसिटी है वो 1935 है और 835 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है ना इनके यहाँ काम करते हैं। फिर एक इन्होंने जो है ना एक JCI एक्रेडिटेशन ले रखा है। अब इसका मतलब क्या, एक सर्टिफिकेट टाइप चीज़ है भाई, सर्टिफाई अपन करते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की कोई सर्टिफिकेशन होता है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, तो ऐसे एक सर्टिफिकेशन है JCI। उसको हॉस्पिटल में पेशेंट केयर और सेफ्टी के मामले में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे मतलब किसी को अगर वो सर्टिफिकेशन मिल गया ना तो उसको वही समझ लीजिए हॉस्पिटल्स में उसको गोल्ड मेडल मिल गया, ठीक है, उसका सर्टिफिकेशन ये। तो फिर क्या है कि ये जो है हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते हैं। ये जितने भी सेंटर्स हैं ना, इसका जो बिजनेस मॉडल ना वो देखिए आप। हब एंड स्पोक मॉडल क्या हुआ, वो साइकिल का जो पहिया होता है ना, तो उसमें या उसमें जो बीच में जो जिसके ऊपर तार लगे रहते हैं तो वो हब है, और वो जो ताड़ियाँ जिसको बोलते हैं ना वो स्पोक है, ठीक है। तो है क्या कि ये बीच में, शहर के बीच में तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जहाँ पर हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो सके और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बीमारी का इलाज हो सके, जिसको क्वार्टरनरी केयर बोलते हैं। प्राइमरी केयर होता है, एक सेकेंडरी केयर होता है। प्राइमरी केयर का मतलब जैसे अपन छोटे कोई खरोंच वगैरह लग गई, ठीक है, वहाँ जाके दिखाया है तो ड्रेसिंग वगैरह हो गई। फिर अगर सेकेंडरी केयर है, ठीक है, सेकेंडरी केयर में 1 या 2 दिन के लिए एडमिट हो गए या छोटी मोटी दवाई देके आप छुट्टी कर दिया, या टर्शरी केयर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड 3 या 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, और क्वार्टरनरी केयर में एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड जो मामले होते हैं ना वो। तो ऐसे जो एक क्वार्टरनरी केयर है तो वो हॉस्पिटल जो है ना जिसमें 150 से 200 बेड्स होते हैं, तो वो शहर के सेंटर में रखते हैं, और चारों तरफ जो है उसके छोटे हॉस्पिटल्स ये रखते हैं। तो ताकि क्या है, सारी पॉपुलेशन की कैटर हो जाए। क्योंकि देखिए हर बच्चा जो है वो जो बीमार होता है वो कॉम्प्लिकेटेड बीमारी से नहीं होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड जितने बीमारियों के हॉस्पिटल अगर आप खोल लेंगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो ज़्यादातर जो होता है वो नॉर्मल बीमारियों के होते हैं, ठीक है, जो जनरली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है तो वो सेंटर में रखते हैं उस हॉस्पिटल को, तो जिसमें सारा इस तरह का ट्रीटमेंट होता है। और जो बाकी जो चारों तरफ, शहर के चारों तरफ जो है ना, वो नॉर्मल बीमारियों वाले जो है ना वो जो है बेड्स रखते हैं। तो वो 3 या 4 हॉस्पिटल होते हैं, उसमें 50 से 100 बेड वाला होता है, और जो सेंटर वाला होता है उसमें 150 से 200 बेड होते हैं। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को आपने केटर कर लिया। मतलब पूरी जितनी पॉपुलेशन है ना उसको आपने कहीं और जाने नहीं दिया है, वहीं आपने उस चीज़ को केटर कर लिया। फिर क्या है, इनके जो हॉस्पिटल ना वो किस तरह के डिज़ाइन, अरे भाई बच्चों का हॉस्पिटल है तो ये जो पैसा लगाते हैं ना तो इस बात का बड़ा अच्छे से ध्यान रखते हैं कि बच्चों से रिलेटेड एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे खिलौने होंगे, फिर वहाँ पे कोई जो मिकी माउस टाइप के जो आपके जो टेडी बियर टाइप या मिकी माउस है इस तरह के खिलौने होंगे, चेयर्स होंगी छोटी साइज़ की, फिर आपके कलर उस तरीके के होंगे, फिर दीवारों पे जो है किस अलग अलग तरीके कार्टून करेक्टर आपको दिखाई देंगे, टीवी भी चल रहा होगा उसमें, कार्टून चल रहा होगा, बेड इस तरह के होंगे जब बच्चे खेल सकें नीचे। तो हर तरह का, तो ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना
ये इन्वेस्टमेंट, इसमें काफ़ी फोकस इनका इंटीरियर्स पे, जो खर्च इनका काफ़ी फोकस इस बात पे रहता है, जो खर्चा करते हैं ना इंटीरियर्स पे बहुत खर्चा करते हैं ये। तो ये चीज़ एक इनकी इंपॉर्टेंट बात, तभी ग्राहक आएगा ना। और देखिए साउथ में होने का एक और फ़ायदा है कि साउथ में जो है ना कंपैरेटिवली नॉर्थ के कंपैरिजन में जो इनकम लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली हैदराबाद में। तो हैदराबाद एक तो हाई IT हब है, और बेंगलुरु भी जैसे है वो भी एक IT हब है। तो वहाँ पर जो है वो बच्चे जो पेरेंट्स हैं ना वो बच्चों के बारे में एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं कि भाई कुछ इसको हो नहीं, मैं तो इसको बेस्ट इलाज करवाऊँ, और ऐसा हो जरा पैसा ही तो लगेगा यार, कोई बात नहीं, इस बच्चे को यहाँ पे इलाज करवाओ। तो वो एक्चुअली उस सेगमेंट को ये हॉस्पिटल केटर करते हैं। फिर जो है ये एक इनका छोटा हॉस्पिटल और भी है, ठीक है, वो उसी सेंटर में बना रहता है। मतलब जो हॉस्पिटल ना उसका एक अलग सेंटर होता है वो मैटरनिटी केयर के लिए, तो वो उसका नाम है बर्थ राइट, ठीक है। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ना, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, तो वो बर्थ राइट लेके तो इन्होंने एक मैटरनिटी सेंटर फुली इंटीग्रेटेड जो है मैटरनिटी एंड फर्टिलिटी सर्विसेज, तो वहाँ पे किसी को अगर किसी महिला को या किसी पुरुष को कोई फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो भी ये सब करते हैं। अब जो हॉस्पिटल के जो मीट्रिसेस होते हैं, अगर आपने हमारे वीडियो रेगुलर अगर आप देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि 2 इम्पॉर्टेंट मीट्रिसेस होते हैं मेज़र करने के लिए। एक होता है एवरेज रेवेन्यू पर बेड, यानी जो आपने जितने भी बेड लगा रखे हैं उससे पर बेड से आपको कितने पैसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक, मतलब कितना इनकम आ रही है आपको। तो इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है ये 53,404 रुपीज़ है, 53,404 रुपये इनका हर बेड से रेवेन्यू ऑन एन एवरेज आता है। और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ALOS, तो ये क्या है, अच्छा एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो है ना वो तो आपका जितना ज़्यादा होता अच्छा है, लेकिन एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है ना वो जितना कम होना उतना अच्छा है, क्योंकि जल्दी से ठीक करके आपको भेज दिया। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे का मतलब आप कोई भी बच्चा आया उसमें और कितनी जल्दी वो ठीक होके चला गया, तो वो क्वालिटी ऑफ केयर दिखाती है ना। तो ये जो इनकी है वो 2.3 डेज़ की है, करीब 2.31 डेज़ इनका करीब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका जो है मार्केट कैप 14,000 करोड़ है, ROE 18% है, बहुत ही अच्छा है। PE 59 का है। तो देखिए ये 59 से आप परेशान मत होइएगा कि ये 59 का ज़्यादा है। तो जितने हॉस्पिटल्स हैं ना उनके 90 92 ये तो FMCG टाइप के प्रोडक्ट बन गए ये अब हॉस्पिटल्स। क्यों? क्योंकि क्या है, या तो आप इंश्योरेंस से जाते हैं, ठीक है, या फिर आप कैश देके जाते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल में तो ऐसे वाले पेरेंट्स जाएंगे जिनकी इनकम की कैपेसिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो एवरेज रेवेन्यू पर बेड बहुत ज़्यादा होता है। हॉस्पिटल का जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको कोई पेरेंट लेने के लिए मना नहीं करता, ना का इनका डिफ़ॉल्ट होता है कभी पेरेंट्स का कि वे पैसे नहीं देंगे। तो इसलिए क्या है इनका हर हॉस्पिटल का करीब जो है ना वो 1-2 हॉस्पिटल छोड़ दीजिए आप, बाकी काफ़ी जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनके पी इसी रेंज में या इससे ऊपर हैं। तो 59 का पी, डेट टू इक्विटी 0.57 है, हर 100 रुपये पे 57 रुपये का कर्ज है। तो ये कर्ज जो है ना वो उधार लेने वाला कर्ज नहीं है, ये एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल्स है ना वो लीज पे चलाते हैं, मतलब खुद की बिल्डिंग नहीं रखते हैं। तो ये और अच्छी एक बात है। तो लीज पे, किराए पे चलाते हैं, तो वो किराया जो होता है ना वो भी डेट माना जाता है, इसलिए इनका हर 100 रुपये पे 57 रुपये कर्ज ऐसे होता है। 3 साल की सेल जो है वो 26% अप है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 75% अप है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% है, FII की होल्डिंग 24% है, DII की होल्डिंग 15% है, पब्लिक की होल्डिंग 11% है। सब ठीक है, बट अब आप देखिए इशू क्या है इसमें। जो इशू है ना सबसे ज़्यादा बड़ा वो ये है कि ये हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद से इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि ये साउथ फोकस्ड है। तो साउथ में क्या है इनका, बेंगलोर में, विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, विजयवाड़ा में और हैदराबाद में, और हैदराबाद से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो ये कंसंट्रेशन रिस्क है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये मल्टी स्पेशलिटी तो है लेकिन बच्चे और माँ के ऊपर ही फोकस्ड है, और माँ के भी पूरा इलाज नहीं, मैटरनिटी से रिलेटेड है। तो आप जियोग्राफिकली फोकस्ड हो, आप हॉस्पिटल वाइज भी आप हैदराबाद से आपका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है,
और उसके बाद आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ना वो भी डाइवर्सिफाइड नहीं, वो भी फोकस्ड है। तो ये सारे क्या है, कंसंट्रेशन रिस्क है। अगर किसी में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई ना, ठीक है, तो रेवेन्यू स्ट्रीम बड़ी तेज़ी से अफेक्ट होगी इसमें। फिर क्या है, और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं इसमें, तो जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो वहाँ पर उनसे कंपटीशन आएगा। भाई वो तो सारे, वो तो बच्चों का भी करेंगे, बड़ों का भी करेंगे, छोटों का भी करेंगे, बड़ों का भी करेंगे। और मान लीजिए आपके घर के आसपास है तो यार उतनी दूर कौन जाएगा बच्चों के स्पेशलिटी, बच्चों के स्पेशल हॉस्पिटल के लिए? यहाँ भी तो इलाज हो सकता है बच्चे का, पास में है तो यहाँ करवा लो। तो ये चीज़ तो कंपटीशन, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ना वो भी खुलने के कारण इनसे कंपटीशन है। फिर क्या है, एक जो हर हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं ना वो आपने ऑन रोल तो कर लिए, और अच्छे डॉक्टर जो होते हैं उसको दूसरा जो हॉस्पिटल है वो खींचने में लगा रहता है। तो अगर वो डॉक्टर्स चले जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल की जो केयर की जो क्वालिटी होती है ना वो ख़राब होने का खतरा रहता है। तो ऐसे जो है ना ये इसमें कुछ रिस्क हैं। बाकी जो सबसे बड़ा इसमें मुझे एडवांटेज दिखाई देता है वो है ये हायर इनकम ग्रुप वाली एरिया में है, मतलब जियोग्राफिकली हैदराबाद, बेंगलुरु और ये सब में, और हायर इनकम ग्रुप को ही केटर करते हैं। इसलिए इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है ना वो 53,404 है एक बच्चे की इलाज के लिए, ठीक है वो। और अगर आप इसको एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो करीब करीब 2 दिन है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो एक पेरेंट जब आता है ना तो वो 1,00,000 करीब 1,07,000 रुपये खर्च करके जाता है 2 दिन की। अब आप देख लिए कितना बढ़िया इनका मार्जिन होगा। तो इसीलिए ये जो हॉस्पिटल है ना ये काफ़ी ग्रोइंग हॉस्पिटल है, और ये अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। खरीदने बेचने की कोई मेरी राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।